हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि कितने टाइप से टैक्स होते हैं और अलग अलग इनकम के हेड्स देखे थे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा या मैं अटैच कर दूंगा कहीं ना कहीं लिंक। ठीक है। तो वो देख लेना, जरूर देख लेना, पिन कमेंट में भी कर दूंगा। तो चलो, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास तो नहीं है, सेकंड क्लास है, लेकिन पहला हेड मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मैं सारे हेड कराऊंगा, ठीक है, और यहीं पर ही कराऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है। हेड का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं साथ साथ। फटाफट से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उनके लिए। ठीक है। कि हाउस प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है? अगर आप घर से कोई भी किसी भी प्रकार की किराए की इनकम उठा रहे हो, सपोज मैं हूं, मैं मकान मालिक हूं, मेरे 4 घर है, एक में मैं रहता हूं और एक दो तीन, ये 3 घर मैंने किराए पर चढ़ा रखे हैं। तो इनसे जो किराया आएगा वो किराया यहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं साथ साथ, कि अगर मेरे पास जो 4 घर है ना, सपोज मैंने ये वाला घर 20 लाख रुपए का खरीदा था और अब मैंने 25 लाख रुपए का बेच दिया, जो घर की जो सेल परचेज होगी, अच्छा घर की सेल परचेज हुई, इसमें मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। याद रखना, घर को बेचने वाला प्रॉफिट नहीं टैक्सेबल होगा, सिर्फ किराए वाला प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाएगा। बेचने वाले को भी देखेंगे बाद में अगले हेड में जब हम कैपिटल गेन करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी बेसिक चीज देख लेते हैं। ठीक है। आपको हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कब देना पड़ेगा? कब देना पड़ेगा? उसके लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक, आप ओनर होने चाहिए, किसके? ऑफ द हाउस, ओनर होने चाहिए हाउस के। और एक आपके पास उसकी टाइटल डीड होनी चाहिए, टाइटल डीड आपके नाम की। ऑब्वियसली टाइटल डीड वो एग्रीमेंट होता है जिसमें सपोज मेरा मकान है, ठीक है, जिस मैं एरिया में खड़ा हूँ वो ये मेरा मकान है, ठीक है, और इस मकान के कागजों में मेरा नाम लिखा हुआ है, कुलदीप तिवारी परचेज दिस फ्लैट, और फिर उसके आगे अमाउंट लिखा होगा, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी के पेपर लिखे होंगे, थोड़े बहुत सरकारी फॉर्मेलिटी होगी। तो टाइटल डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ओनरशिप किसकी है घर की उसके बारे में नाम लिखा होता है। ठीक है। आप उसके ओनर होने चाहिए और टाइटल डीड होनी चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सेंस की बात है। देखो, अगर तुम ओनर नहीं होगे, अगर सपोज राम है, ठीक है, ये ओनर नहीं है घर का, इस घर का ओनर ही नहीं है, तो राम, सॉरी प्लीज ऑफेंड मत होना, अच्छा नाम दिया, ठीक है। अगर राम ओनर नहीं है इस घर के, ठीक है, तो राम को किराया कैसे मिलेगा? ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है। अगर राम ओनर है तो राम को इनकम मिलेगी, ठीक है, राम के नाम की टाइटल डीड भी होगी। चलो, वेरी गुड। हाँ जी। ठीक है, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, ओनर होना चाहिए और टाइटल होना चाहिए। बस आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई व्यूअर है, समझ लो उसका नाम गौरव है, ठीक है। अब गौरव भाई साहब क्या करते हैं? गौरव भाई साहब के है 5 मकान हैं, एक में और एक में वो रहते हैं और 4 पे वो किराए लेते हैं। ठीक है। एक मकान में वो रहते हैं और 4 मकान पर वो किराए लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स से टैक्स बचाने के चक्कर में वो इनकम टैक्स वाले को क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, हम किराया नहीं लेते इस पे। एक मकान में मैं रहता हूँ, एक मकान में मम्मी रहती है, एक मकान में पापा रहते हैं, एक मकान में मेरा छोटा भाई रहता है और एक मकान में मेरी बड़ी बहन रहती है। ठीक है जी। क्या बोला मैंने? गौरव के पास 5 क्या है हमारे घर हैं, 5 घर हैं, ठीक है।
और इसने ऐसा बोल दिया कि ना उन पांचों घरों में इसके 5 अलग अलग फैमिली मेंबर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं, मम्मी अलग घर में रहती है, पापा अलग घर में रहते हैं, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। तो क्या ये इनकम टैक्स अलाउ करेगी या नहीं, इसी बात को जानेंगे, ठीक है जी। मिटा देता हूं। हाँ जी। अगर आपके पास हाउसेज हैं, ठीक है, हाउसेज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 हाउसेज है, 15 घर हैं, उसमें से हमेशा 2 हाउसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएंगे और दूसरे लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाएंगे। मत बच्चे कितने बच्चे? 13, 13 और 2 15 घर, ठीक है। अब इनका मतलब फटाफट से बताऊंगा। क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब? क्या होता है लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप रह रहे हो, जो आपने सेल्फ में ऑक्यूपाई कर रखी है। और लेट आउट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी किराए में लगी हुई है, किराए में लगी हुई है, यानी कि उससे किराया आ रहा है। आपके पास कितने भी घर हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि उनमें से मैक्स टू मैक्स 2 घरों में आप रह रहे हो और बाकी प्रॉपर्टी किराए पे लगी है, ठीक है। अच्छा समझ लो, एक एग्जांपल और, ठीक है। अब एक लड़की जिसका नाम टीना है, टीना, ठीक है, टीना राहुल, ठीक है जी। तो टीना के पास 10 घर है, 10 घर है, बहुत अमीर है टीना, ठीक है, बहुत अमीर है, ठीक है। तो टीना क्या करेगी, इसके पास 10 घर है, तो उसने क्या करी, वो ना टीना ना लापरवाह है, तो टीना ने सोचा छोड़ना कौन किराया चढ़ाए, कौन के घर में हर महीने जाए, भाई साहब किराया दो, भाई साहब किराया दो, ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन ये बनता है कि टीना को टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। टीना टैक्स, टीना टैक्स, यस और नो? द आंसर इज यस, यस, टीना को टैक्स देना पड़ेगा। अगर टीना के पास 10 घर हैं तो सरकार ये मान लेगी कि 2 में तो वो रह रही है और 8 उसने किराए पर चढ़ाया है। तो मतलब मोटी मोटी बात तो ये है कि अगर आप 2 से ज्यादा हाउस घर ले रहे हो तो आप फंसे हुए हो, ठीक है। या तो आप उससे रेंटल इनकम कमा लो हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, लेकिन अगर आप वो मकान खाली पड़े हुए हैं तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा उसमें, जो भी उस मकान का रेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश, ठीक है, ये लिख लिया। हम्म हम्म चलो एग्जाम्पल मैं और दे दूं क्या? सपोज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट से। अगर राहुल के पास 20 घर है, राहुल के पास 20 घर हैं, ठीक है जी। तो एसओपी कितनी होगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 होगी और एलओपी यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब किराए पर दी गई प्रॉपर्टी 18 मानी जाएगी, 18 बची हुई जितनी प्रॉपर्टियां होंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ना ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। चलो अब देखो भाई, जो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। चलो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम कैसे निकालते हैं उसकी एक स्टेटमेंट होती है, बड़ी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना मैंने डरा दिया आपको, ठीक है, थोड़ी बड़ी होती है पर मैं याद करा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं क्या पूरा आपको, मैं तो इनकम टैक्स हटवा दूंगा पूरा, ठीक है। चलो हाँ, मैं स्टेटमेंट 2 मिनट लगा के लिख लेता हूँ, ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख लो साथ में। कंप्यूटेशन
आई होप ये विजिबल हो, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ ना मुंह से, तो लिख लेना अगर विजिबल ना हो तो। ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एचपी लिख लिया, पूरा लिख लेना, पूरा जरूर लिखना, बता रहा हूँ मैं, पूरा लिखना है कॉपी में, ठीक है। चलो जी। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, ठीक है जी। हायर वन और टू में से, वन ये रहा हमारा और टू ये रहा, ये थ्री है। स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ये बच्चे लोअर होता है हमारा इसका, थ्री और फोर का। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जीएवी, ये होती है हमारी हायर। आफ्टर सिक्स की यहाँ पे होता है लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स, कितना टैक्स है ये? ठीक है जी। जीएवी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। फिर छोटी सी दो डिडक्शंस और है, डिडक्शंस 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 लेस करते हैं बच्चे ये भी, अंडर सेक्शन 24। बेटा ये सेक्शन याद कर लेना बच्चे, डिडक्शंस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिलती है। अभी मैं पूरा फॉर्मूला वैसे ही बताने वाला हूँ, ठीक है। परेशान मत हो यार, चिल रहो बस, ठीक है। 30% ऑफ एनएवी, आई होप विजिबल हो। और दूसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन LOAN, लोन, ठीक है। और ये सब होने हवाने के बाद हमारा आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मैंने इतने इतने भारी भारी टर्म लिख दिए, इनका मतलब क्या होता है? देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर वन और टू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, थ्री और फोर का लोअर, ठीक है जी। अभी बताता हूँ। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जीएवी हायर फिफ्थ और सिक्स, लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट और लोन। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो सरकार लगाती है, और वो वैल्यू आपके स्टैम्प पेपरों में लिखी होती है, ठीक है। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी ये सब चीजें आपको निकालनी नहीं होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना कि ये हाउस, ये जो है ना हाउस प्रॉपर्टी, ये स्पून फीडिंग वाला चैप्टर है भाई। तो मैं ना चम्मच से ना ऐसे खिला के देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू वो वाली होती है जो सरकार लगाती है आपके मकान की। फेयर रेंट, देखो मैं बताता हूँ फेयर रेंट क्या होता है। अभी मैं मकान में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसमें टूट फूट कितनी है वगैरह वगैरह, ये सब कितना है, ठीक है। उस हिसाब से मैं इसका बताऊंगा कि हाँ वैसे तो इसका रेंट 10,000 होना चाहिए महीने का, पर इन टूट फूट को देख के मैं इसका मकान का रेंट 8,000 रुपये कर रहा हूँ, तो ये इसका फेयर रेंट हो गया। खैर निकालनी ये भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी। अब आते हैं एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड रेंट पे, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब है? हर एक एरिया का अपना स्टैंडर्ड रेंट होता है। सपोज
मेरे एरिया में अगर आप कोई 1+1 मकान किराए पर लोगे 2 कमरे का, तो उसका रेंट 10,000 के आसपास चलता है। ठीक है, 2+1 लोगे तो वो 14 से 15,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट, आपको उम्मीद क्या है कि हमको इतना रेंट मिल जाएगा। फेयर रेंट तो ठीक है, हमने लगा लिया अपना 8,000 रुपये बोल दिए मैंने अपने मुंह से, पर उम्मीद भी तो होनी चाहिए, क्या पता मेरा मकान अंदर से 7,000 की वर्थ का भी ना हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, लोअर होता है किसका, इसका और इसका। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, जीएवी हायर होती है 5th और 6th की, फिर उसमें लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, अब इन दोनों पोर्शन को छोड़ दो। ठीक है, इतने में भी काम करते हैं। ठीक है, सपोज आपकी दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000 रुपए है। ठीक है जी, फेयर रेंट FR लिख रहा हूं। ठीक है, क्या दे रखा है आपका, 90,000 रुपए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है आपका 95,000। ठीक है जी, रेंट पर मंथ दे रखा है आपका 10,000। मतलब इतना आपको रेंट मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू बच्ची कितनी है, 1,00,000 रुपए लिख दिया। फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला बनाया हमने, फिर उसके बाद वैल्यू लिख दी। ठीक है, फेयर रेंट कितना है हमारा उस मकान का, 90,000 रुपए लिख दिया। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ऐसे ही। ठीक है, अच्छा हायर के इन दोनों में से हायर हायर हायर, 1,00,000 बड़ा है या 90,000, ऑब्वियस सी बात है 1,00,000। अगर कोई हो हमारे बीच महानुभाव जो 90,000 बोल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 95,000। ठीक है जी, अच्छा अब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट ये होता है लोअर, 3 और 4th का, हायर का लोअर, हायर और स्टैंडर्ड में से लोअर कौन सा है, 95,000। ज्यादा जीरो लगा दिया क्या, सॉरी। ठीक है, हाँ लोअर क्या है हमारा, 95,000। आया ना समझ में, दोबारा से बताता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी थी, 1,00,000 रुपए उठा के रख दी। फिर रेंट 90,000 रुपए दे रखा था, उठा के रख दिया हमने। ठीक है, इन दोनों में से हायर कौन सा है, ये वाला, सॉरी ये हायर लिखा हुआ है ना 1 और 2 का, तो 1 और 2 का हायर क्या है, 1,00,000 रुपीज लिख दिया। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड रेंट क्या है, उठा के दे रखा था हमने, उठा के रख दिया यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, लोअर किसका, 3 और 4th का। 3 कौन सा हमारा, ये वाला हायर, और 4th कौन सा हमारा, स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 95,000 उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट पर मंथ था हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमको रेंट आ गया, 1,20,000 रुपए। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में भी करनी होगी, क्योंकि पर मंथ को दे रखा होगा। हाँ, 1,20,000 रुपए रेंट रिसीव्ड हो गया हमको, 1,20,000 रुपए का। ठीक है, जीएवी, जीएवी क्या होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 1,20,000 है या 95,000 है, हायर कौन सा है इसमें से, हायर 5th और 6th में से 1,20,000 है या 95,000, ऑब्वियस सी बात है 1,20,000 रुपए। ठीक है जी, अब क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स, हर मकान के कुछ ना कुछ म्युनिसिपल टैक्स होते हैं। ठीक है, तो बड़े हो जाओगे थोड़े से, नहीं यार तुम लोग काफी बड़े हो। ठीक है, और शायद काफियों को पता भी होगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स आपका कुछ परसेंटेजेस पे लगता है, वो जो कि म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, सपोज आपका म्युनिसिपल टैक्स 10% का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स 10% का है तो सीधा म्युनिसिपल वैल्यू पर आ जाना, 1,00,000 का 10% देखना। ठीक है, तो क्या होता है हमारा 1,00,000 का 10%, 10,000, 10,000, 10,000। अच्छा अब क्या करना है हमको, इस नंबर को लेके चलना है बच्चे, ये वाले नंबर को लेके चलना है आगे। ठीक है, 1,20,000 में से 10,000 गए, जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स क्या बना हमारा, एनएवी नेट एनुअल वैल्यू क्या बना हमारा, 1,10,000। यस और नो, चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। अच्छा अभी तो और मजा आएगा जब मैं याद कराऊंगा, एक ही ट्रिक में याद करा दूंगा। ठीक है,
अब है दो गेम है, 30% ऑफ एनईवी और इंटरेस्ट ऑन लोन के। ठीक है जी। अब हमको क्या करना है, 1 लाख। अच्छा, इनका मतलब बता देता हूँ, इनकी डिडक्शन क्यों दे रखी है। अगर ये दोनों अवेलेबल ना होते सपोज, तो हम टैक्स कितने अमाउंट पे देते, इतने अमाउंट पे 1,10,000 पे देते। यस और नो, यस और नो। ठीक है, ये रहती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके हिसाब से हम टैक्स देते हैं, इतना अमाउंट टैक्स का नहीं देते हैं, इसके हिसाब से जितने टैक्स बनता है वो देते हैं। ठीक है, टैक्स का कैलकुलेशन कभी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, पर मैं पहले इनकम निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो बता दूंगा बाद में। हाँ जी। तो डिडक्शन नहीं होती तो इसके हिसाब से टैक्स देते हैं। ये डिडक्शन दे क्यों रखी है 30% ऑफ एनईवी और इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। मैंने अपने किराए के घर से 1,20,000 रुपए की इनकम उठाई, क्या सुनो। ठीक है, इनकम टैक्स वाले मेरे घर आ गए, भाई साहब आपने 1,20,000 रुपए की इनकम उठाई है, आप फटाफट से उस पर टैक्स दे दो। अरे मैं क्यों टैक्स दूं, मैंने बोला मैं क्यों टैक्स दूं ठीक है, तो बोला अरे यार इनकम कमाई है टैक्स तो दोगे ना। मैंने बोला भाई मेरी बिजली का खर्चा हुआ, बिजली का बिल गया उसमें से 10,000 रुपए का। ठीक है, 1,20,000 में से 10,000 गए, कितना हो गया, 1,10,000 रुपये बचा। ठीक है, मैं मेरी पानी की मोटर खराब हो गई थी, 20,000 रुपए की मेरी पानी की मोटर लग गई। ठीक है, मेरे घर में गीजर खराब हो गया था, मैंने वो गीजर ठीक करा के दिया किराएदार को। ठीक है, मेरे घर में एक दीवार टूट गई थी, मैंने वो दीवार ठीक करा के दी किराएदार को। सब काट पीट के बच बचा के मेरे पास 60,000 रुपए की इनकम बची है। 1,20,000 रुपए से आधी इनकम बची है। आपको उस पर टैक्स लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले ने क्या बोला कि अब बेटे ज्यादा चालू बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले ने बोला आपके जो एनएवी आएगी, एनएवी 1,10,000 रुपए की, उसका फ्लैट फ्लैट 30% निकाल लेना। मैं निकाल के दिखा देता हूँ हमारा आता है 33,000। ठीक है, 33,000, तो 33,000 हम इसमें से लेस कर लेंगे 1,10,000 में से। भाई किसके नाम का, किसके नाम का, ये हमारा, हम मतलब 33,000 हम अपने लेस कर लिए ना। अब हम सरकार को ये नहीं बोल सकते कि सरकार हमें बिजली पानी का खर्चा नहीं दे रही है, सरकार हमें ये खर्चा नहीं दे रही। ठीक है, मतलब काटने नहीं दे रही इनकम में से। ठीक है, तो सरकार ने ये वाला खर्चा एज वाटर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, ठीक है, रिपेयर, छोटी मोटी जो रिपेयर होती हैं, तो उसके लिए कुछ ये खर्चा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आएगा कि आपको दिखा रखा होगा कि किसी एसएससी का नाम होगा रमेश, रमेश ले लेते हैं। ठीक है, रमेश ने 2,500 रुपए की बिजली का खर्चा ठीक करवाया और 5,000 रुपए वाटर बिल दिया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो 7,500 रुपए का टोटल खर्चा है वो इस पूरे फॉर्मेट में कहां पर आएगा, कहीं नहीं आएगा। वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। वो सारा खर्चा 30% ऑफ एनएवी में इंक्लूडेड होता है। आपकी एनएवी आ गई, उसका सीधा 30% करो, जो 33,000 हो गया हमारा इस केस में। ठीक है, इसी में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो 33,000 का लेस हो जाएगा हमारा इनकम में से। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, मैं इतना पोर्शन मिटा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज है, अब देखो सपोज मैंने ये मकान बनाने के लिए लोन उठाया था बाजार से। ठीक है, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। क्या रेट था, एट 10% पर एनम। ठीक है जी, इस रेट के हिसाब से मैंने लोन उठाया था। मेरा इस साल का, इस साल का क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं, 10 लाख तो ज्यादा हो गया, ऐसा करते 1 लाख ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ले लेते हैं, मकान खरीदने के लिए हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया था। ठीक है, बाद में बताऊंगा 1 लाख क्यों किया। ठीक है, 1 लाख का लोन 10% के हिसाब से, तो हमारा क्या हो गया बच्चे, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। कैलकुलेट कर लेना जिसको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, 10,000 रुपए। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है कि हमने किसी मकान को लेने के लिए लोन लिया, उस पर हम हर साल इंटरेस्ट चुका रहे हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो चुकाओगे चुकाओगे, लेकिन उसके ऊपर उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाओगे। यस और नो। भाई अगर मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा तो 5 साल बाद आके तुम मुझे 10,000 थोड़ी दोगे, कुछ इंटरेस्ट लगा के अमाउंट दोगे ना। ठीक है जी।
मैं दूंगा नहीं किसी को 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था इस साल का, इस साल का इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो सरकार को बोलूंगा, सरकार सरकार हमने ये 10,000 रुपये फलाना बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, अब तुम बोल रहे हो हमारी इनकम है। तो सरकार ने बोला जाओ यार, जाओ यार, ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपनी इनकम में से काट लो, अपनी इनकम में से काट लो। 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन काट लिया हमने, सरकार ने बोला। तो अब कितना बच्चा बच्चे, 1,10,000 हमारी नेट एनुअल वैल्यू थी, उसमें से 33,000 और 10,000 रुपये 43,000 लेस करने हैं। 67,000 हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है बच्चे, बड़ा मजा आया ये करने में। अब मैं याद कराने की ट्रिक बता देता हूँ। राइट राइट वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। याद कराने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ठीक है। मेरी इस बातों से कोई भी प्रेरित नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कोई करेगा नहीं, ठीक है। चलो क्या करते हैं हम, मैं एक बेसिक अजम्पशन पे चल रहा हूँ, ठीक है, कि हम सबके पास रहने के लिए अपना अपना घर है, ठीक है। जिसके पास नहीं है उसका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम अगर ये पढ़ रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो तुम घर तो खरीद सकते हो, घर बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो मैं बेसिक अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि सबके पास अपना अपना घर है, ठीक है। अब उसमें से एक बंदा वो निकल के आता है इसी भीड़ में से, ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी प्रेमिका के साथ भाग के शादी करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके घर वाले मान नहीं रहे, ठीक है। तो वो भाग जाता है, ठीक है, घर से, और वो प्रेमिका को भी भगा लेता है, ठीक है। तो वो प्रेमी और वो प्रेमिका भग जाते हैं जब, ठीक है, तो वो किसी और जगह जाकर किराए के घर पे रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? किराए के घर पे। प्रेमी और प्रेमिका घर से भग जाते हैं और फिर जाके किराए के घर पे रुकते हैं। और किराए के घर पे जब वो रुकते हैं, ठीक है, तो वो प्रेमी और प्रेमिका, अब वो प्रेमी प्रेमिका अपना घर तो खरीद नहीं सकते, है ना, भगे ना घर से। किराए किराए के घर को देखते ही क्या बोलते हैं भाई प्रेमी प्रेमिका, माय फर्स्ट, वाई छोटा, फर्स्ट हाउस, मतलब जो करते हैं ना एक्साइटमेंट वाला, ठीक है जी। चलो, हाँ जी, माय फर्स्ट हाउस, ये साउंड है, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। एम से म्युनिसिपल वैल्यू, एस से फेयर रेंट, ध्यान देना हाउस में 3 शब्द है, एच एस ई, हायर, एस से स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, ई से एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है जी, और ए से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और आर छोटा है, आर छोटा है, लेकिन जी हमारा बड़ा है, जी हमारा बड़ा है, ठीक है, ए आर जी एच एच एच, ये साउंड है, ठीक है, एक्साइटमेंट वाली, ठीक है। जी से हमारा आता है जीएवी, और फिर उसके बाद जीएवी को काफी लोग भूल जाते हैं, जीएवी हायर होती है हमारी 5th और 6th की, ठीक है, तो एच भी लिखा हुआ है मैंने इसके आगे, ठीक है। दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ, माई फर्स्ट हाउस, ठीक है, तो माई माई का एम से म्युनिसिपल वैल्यू, एफ से फेयर रेंट, हाउस में 3 शब्द है, एच एस ई बड़े बड़े लिखे हुए हैं, एच से हायर, एस से स्टैंडर्ड रेंट, ई से एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, ए से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, और जी जो बड़ा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, उससे आता है जीएवी, ठीक है। वो ये इतना याद करना पड़ेगा आपको, लेस म्युनिसिपल टैक्स लेस करने होते हैं, फिर एनईवी निकल जाती है, और फिर 2 डिडक्शन है। इतनी बड़ी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, याद करने लायक बहुत ईजी चीज है, हलवा है तो, ठीक है। एक चीज और, अब कंफ्यूजन यहाँ पर आती है, ये 1 2 कैसे याद करें, 3 4 कैसे याद करें, और 5 6 कैसे याद करें, ठीक है। तो ये हायर वाली चीज तो पहले याद हो गई होगी, क्योंकि इस फॉर्मेट में भी दे रखी है, ठीक है। हायर के बाद एक गैप छोड़ोगे, स्टैंडर्ड रेंट आता है, और एक्सपेक्टेड रेंट हमारी ना, हम ना कहते हैं कि जिंदगी में ना एक्सपेक्टेशन हमें ना हमेशा ना कम रखनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन आप कम रखोगे, लोअर रखोगे, किसका? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है, तो 1 2 पर आ गया, 3 4 नीचे आ गया, ठीक है, और फिर जीएवी तो हायर है ही है, किसकी होगी? 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके याद करोगे। कैसे? हायर का तो फॉर्मेट में दे रखा है, 1 2 का ही हायर होगा, एक्सपेक्टेशन जिंदगी में कम होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 3 और 4 का लोअर होगा, और फिर जीएवी हायर 5th और 6th का। चलो खत्म, इतना सही हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन
ऑफ इनकम इतना अगर आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि लगा नहीं पाओगे, वो बात अलग है, थोड़ी बहुत गाइडेंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखेंगे पॉइंट्स। 30% ऑफ NAV includes repairs, वाटर बिल, उसके उसके आगे लिख लो एनी बिल्स, कोई सा भी बिल हो, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर्स। इतनी बात, ठीक है जी। 30% ऑफ एनईवी में सब कुछ आ जाता है, सरकार 30% एनईवी से ऊपर कोई डिडक्शन नहीं देती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। अब अपने श्रीमान बॉयफ्रेंड, श्रीमान गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा दूर होकर एक मेरा टॉपिक ध्यान से सुन लेना, ठीक है, वरना ये टॉपिक आपको बहुत रुलाने वाला है। बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन बच्चा लाइक क्या करता है कि सुनता नहीं है ध्यान से, ठीक है, तो वहां वो फंस जाता है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट और लोन, और ये डिडक्शंस जो थी ना, डिडक्शंस, तो हम ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना इंटरेस्ट इनकम टैक्स अलाउ करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्कैम करना, ठीक है। अब हम स्कैम करना सीखेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। हाँ, वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा आपको जो सुनने के लिए आप आए हो, ठीक है, कॉमर्स में। चलो, अगर आप 1 लाख, हमारा कितना आया था लास्ट टाइम में, 1,20,000 रुपए की हमारी वो आई थी, GAV आई थी, आई गेस 1,10,000 रुपए की थी वो काटने के बाद, ठीक है जी। 1,10,000 रुपए की हमारी GAV आई थी, और फिर उसके बाद 33%, 33,000 ये कट गया था, तो कुछ हमारा वो आया था, अमाउंट आया था, और उसके बाद हमने इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन लेस करी थी 10,000 रुपए की, तो ये काटने के बाद आई गेस 77,000 आएगा। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना, चलो चेक कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ जी, परफेक्ट है, 77। अभी मैंने इसमें इंटरेस्ट और लोन लेस नहीं करा है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट और लोन सरकार कितना लेस करने को बोलती है। दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक होती है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SOP लिखा हुआ, आप लोग पूरा लिखना, और एक होती है हमारी LOP। पहले LOP से शुरू करते हैं। LOP की केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अनलिमिटेड अलाउड है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लिमिट, ठीक है। और SOP के केस में दो केसेस हैं, एक तो बोलता हूं नॉर्मल केस, और एक है हमारा स्पेशल केस, स्पेशल 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 केस, ठीक है। LOP में तो अनलिमिटेड अलाउड है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। और SOP में दो केसेस है, नॉर्मल केस और स्पेशल केस। जानते हैं कि क्या होता है स्पेशल केस और नॉर्मल केस। पहले नॉर्मल केस का बताता हूँ। नॉर्मल केस में 30,000 पर एनम तक ही अलाउड है इंटरेस्ट ऑन लोन, 30,000, सिर्फ 30,000, ठीक है। स्पेशल केस में तीन कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, ठीक है। लोन टेकन
फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन, परचेज या कंस्ट्रक्शन, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो। ये नहीं कि घर में थोड़ी बहुत मरम्मत आ रही है तो आपने लोन ले लिया उसके लिए, ठीक है, दीवार, इस दीवार को खसका के थोड़ा उधर कर लेंगे, वॉशरूम बना लेंगे मुन्ना भाई वाला, उसके लिए लोन नहीं अलाउड है, ठीक है। लोन टेकन फॉर परचेज, या तो परचेज कर रहे हो तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट मतलब पूरा फ्लोर ही बना डाला ऊपर, ठीक है, एक फ्लोर तक मंजिल मकान था मेरा, अब इस मकान को बढ़ा के 2 फ्लोर का कर दिया, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डन विद इन 5 years, कंस्ट्रक्शन डन विद इन 5 years, 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। कहां से 5 साल? जिस डेट से आपने लोन लिया है, ठीक है। तब लिमिट क्या होती है हमारी? 2 लाख रुपए, ठीक है। ब्रीफ समरी देता हूं और अच्छे समझाता हूं दोबारा से, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अनलिमिटेड, कितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन सब अलाउड हो जाएगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बेशक सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। इनकम है आपकी 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है 2 करोड़ रुपए, तो पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपए अलाउ हो जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी, आपने अगर किसी को किराए पे दे रखी होगी वो प्रॉपर्टी। बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया है, खुद के घर में रहने के लिए लोन लिया गया है कि मैं अपने घर में सुंदर करूंगा, ब्यूटी वो बनाऊंगा, ठीक है, सुंदर बारबी हाउस बनाऊंगा, ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस वो केस होता है जो यहाँ लाई नहीं करता, जैसे कि लोन आपने 1498 को ले लिया तो नॉर्मल केस हो गया, लोन ले लिया किसी और काम के लिए, सपोज मोटर ठीक कराने के लिए लोन ले लिया तो ये हो गया। परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ली नहीं है ना आपने, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है लेकिन तीसरी सेटिस्फाई नहीं है, मकान बनने में 6 साल लग गए, तो फिर नॉर्मल केस में फंस गए, ठीक है। तो तो स्पेशल केस में 3 कंडीशन होती है। लोन टेकन आफ्टर 1/4/1999, सेकंड कंडीशन लोन टेकन फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन, परचेज करने के लिए मकान या कंस्ट्रक्शन करने के लिए मकान, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन डन विद इन 5 years, 5 साल में कंस्ट्रक्शन डन होनी चाहिए विद इन द डेट ऑफ लोन, ठीक है। तब जाके 2 लाख तक का अलाउड होता है, वरना 30,000 रुपीज पर एनम अलाउड होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा काफी लोगों को, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे पता है तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे, पहले ये लिख लो, ठीक है, फिर मैं स्कैम बताऊंगा। स्कैम तो नहीं है यार, इसको हम टैक्स इवेजन कह सकते हैं, टैक्स को बचाना, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो आपने लोन लिया, ठीक है, कितना अमाउंट का? 1 CR का, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया एट 10%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए का, यही होगा, यस और नो? केसेस बना देता हूँ दो, ठीक है। डेट ऑफ लोन क्या है हमारी? 15 अप्रैल 2000, 2000, 2020, ठीक है जी। पर्पस बता देता हूँ, परचेज के लिए था, मकान खरीदने के लिए लोन लिया गया, ठीक है जी। और बस खत्म, ठीक है। और यहाँ पे बता देता हूँ कि लोन फॉर LOP प्रॉपर्टी, बच्चे ये क्या है? ये हमारी SOP है, ये वाली SOP और ये LOP है। इंटरेस्ट हमारा 10 लाख रुपए था। चलो देखते हैं
कि ये वाला जो एसओपी है वो किस केस में लाई कर रहा है, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 को लोन लिया या उसके बाद लोन लिया। द आंसर इज यस, 15 अप्रैल 2020 को लोन लिया, लेटेस्ट ये है, ठीक है। अच्छा, लोन टेकन फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले लो। द आंसर इज यस, पर्पस हमारा परचेज ही था, ठीक है, मकान का, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो फिर यहाँ पे कितना बेटा अमाउंट है, 10 लाख रुपए, लेकिन इनकम टैक्स कितना बोलता है, 2 लाख रुपए तक की हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप परचेज करते ही ध्यान से सुनना, स्कैम है, मकान को परचेज करते ही, अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउड था, उसको परचेज करते ही अगर आप इमीडिएटली रेंट में चढ़ा दोगे, ठीक है, तो यही डिडक्शन पूरी मिल जाएगी आपको 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, ठीक है। कैसे? क्योंकि रेंट वाली प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट और लोन की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। जैसे ही आपने मकान पर किराए पे चढ़ाया, वैसे ही आपको 10 लाख रुपए की पूरा इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। बात को ध्यान से समझ में आया? ठीक है, मजा आया सुन के? अभी तक 2 लाख रुपए मिल रहे थे डिडक्शन के रूप में, क्योंकि हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। जैसे ही हमने उस मकान को खाली कर दिया और वो मकान किसी और को किराए पर चढ़ा दिया, वैसे ही वो लेट आउट प्रॉपर्टी बन गई, लेट आउट प्रॉपर्टी। और लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट नहीं होती है, पूरी 10 लाख रुपए अलाउड हो गए, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा।